चलिए, तो आज हम लोग फिर मैं प्रभाकर मिश्रा आप सबों के बीच में एक नए टॉपिक को लेकर, जिसे क्लास 10 को ध्यान में रखकर और जे टेट, सी टेट, अन्य राज्यों का टेट, सभी चीजों को ध्यान में रखकर एक कॉमन, बहुत ही स्पेशल टॉपिक लेकर आप सबके बीच में प्रस्तुत हूं। आज का लेसन है समास। पढ़े तो होंगे आप सब इसके बारे में जानते होंगे। आज कुछ ट्रिक हम लोग जानेंगे कि समास से पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न को हम ठीक से बना लें, इससे नंबर कभी न छूटे। आइए उस ट्रिक के माध्यम से उसे समझने का प्रयास करते हैं। कहते हैं, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। तो आइए हम लोग मिशन जेटेट 2026, साथ ही कुछ दिनों बाद शुरू होने जा रहा है क्लास 10 की एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए इसे जानने का, समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे पहली नजर में ही हम समास को समझ लें, समास को पकड़ लें और सही ऑप्शन को चुन लें। हम सभी पहले से जानते हैं समास किसे कहते हैं। समास दो या दो से अधिक पद जब आपस में मिल जाते हैं, अपनी विभक्तियों का लोप कर देते हैं, विभक्ति लोप हो जाता है, तो उसे समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, नहीं, पद से दलित, ऐसे शब्द जब राजा का पुत्र में से का गायब हो जाता है, पद से दलित में से गायब हो जाता है या लोप हो जाता है, तो दोनों को मिलाकर जो शब्द बनते हैं, जो पद बनते हैं, उसे समास कहते हैं। अलग अलग प्रकार से समास के भेद बताए गए हैं, लेकिन हम लोग उन सारी चीजों को पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछने लायक होता है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। तो उस हिसाब से समास के 7 प्रकार हैं। आइए प्रयास करते हैं उसे समझने का, उसे जानने का, ट्रिकी मेथड से, कि समास को हम कैसे सही ऑप्शन को चुने। ठीक है, तो पहला है तत्पुरुष। परिभाषा चाहे जो भी हो इसका, वो तो हम सब पढ़ेंगे, जानेंगे ही, लेकिन कैसे हम तत्पुरुष समास को समझ लें, तो इसके लिए सबसे आसान प्रोसेस, आसान तरीका क्या होगा कि जिसको विग्रह करने पर, जिस समासिक पद को विग्रह करने पर कारक के चिन्ह आते हों, जैसे अभी मैंने 2 बताया था, राजा का पुत्र और पद से दलित, ये दोनों में ही कारक की विभक्ति आ रही है। कारक 8 प्रकार के होते हैं और सबकी एक चिन्ह होता है, विभक्ति होती है। तो यदि वो विभक्ति आ जाए तो सोचिए कि वह तत्पुरुष समास है। ठीक है, आप बोर्ड को ठीक से देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाना बोर्ड को। कभी कभी ये शिकायत रहती है कि बोर्ड की चीजें दिखाई नहीं देती है। बहुत जल्दी आप सबके बीच में मैं वो क्या कहते हैं, पढ़ाई वाला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल बोर्ड जो होता है, उसे आप सबके बीच में लेके आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सपोर्ट कीजिए, इसी से पढ़ते सीखते हैं। तो पहला पद है, कह रहा है तत्पुरुष समास। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि कारक की विभक्ति आता हो, विग्रह करेंगे पर देखेंगे कारक की विभक्ति आ रही हो तो हम समझ जाएंगे कि वो तत्पुरुष समास है। जैसे राजा का पुत्र, तो ये का जो है वो कारक की विभक्ति है। रोग से मुक्त यानी रोग मुक्त। गौ के लिए साला, तो के लिए क्या है, कारक की विभक्ति है। आप परिमिति, पर क्या है, कारक की विभक्ति है। तो हम देखते हैं कि कारक की विभक्ति सब में आ रहा है। तो जिसको विग्रह, जिस समासिक पद को विग्रह करने पर कारक की विभक्ति आता हो तो समझ जाइए कि वह तत्पुरुष समास है। बिना सोचिए समझे, आंख बंद किए तो ऑप्शन चुन लेंगे तत्पुरुष। ठीक है, कारक की विभक्ति आए तो तत्पुरुष समास। आइए दूसरा, कर्मधारय। कर्मधारय को कैसे पहचानेंगे, परिभाषा तो पढ़ते रहेंगे हम लोग, मेनली उस चीज पे आते हैं जहां से हम कारक को पहचान सकें। तो कर्मधारय को क्या कैसे पहचानेंगे, विशेषण तो हम लोग पहले से जानते हैं, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। तो कर्मधारय में क्या होगा कि पहला पद विशेषण होगा, किसी न किसी की विशेषता बताता हो, पहला पद विशेषण है। या इसे जब विग्रह करें तो है जो या के समान, ये 2 शब्द आते हो, है जो या के समान, इस तरह से विग्रह करने पर शब्द आता हो तो सोचिए कि वह कर्मधारय समास है। जैसे नीला है जो, देखिए मैंने कहा था ना है जो, नीला जो है जो कंठ, नीलकंठ। चलिए है जो को यदि हमें याद नहीं रहे तो ध्यान रखना है कि पहला पद
विशेषण होता है। कैसे विशेषण होगा? कंठ कैसा है? तो नीला है, कंठ की विशेषता बताया जा रहा है। महान है जो देव, यहां भी है जो आया तो जान जाएंगे कर्मधारय समास है। लेकिन यदि हम भूल जाते हैं थोड़ा देर के लिए तो महादेव में देखेंगे कौन सा देव? तो महादेव। तो महा क्या है? विशेषण है। चरण के समान कमल, एक और शब्द मैंने बताया था कि हैजो और के समान दो शब्द आ सकते हैं। तो के समान आया है तो यह कर्मधारय समास है। यदि हम इसे नहीं याद रख पाए तो देखेंगे कमल कैसा है? तो चरण के समान है, तो विशेषण है ये। तो ये कर्मधारय समास। कर्मधारय समास का मतलब पहला पद विशेषण। ठीक है, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इससे पहले हम लोग तत्पुरुष के बारे में पढ़े। तत्पुरुष क्या था? जिसमें कारक की विभक्ति आ रहा हो। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, ये सभी चिन्ह जो होते हैं कारक के, वो यदि आ जाए तो तत्पुरुष समास। पहला पद विशेषण आ जाए तो कर्मधारय समास। आइए तीसरा देखते हैं, बहुव्रीहि समास। ये नाम से स्पष्ट है, बहुव्रीहि, जिसमें दोनों पद में कोई भी प्रधान ना होता हो और दोनों मिलकर एक नई बातें बताता हो तो बहुव्रीहि समास है। कैसे जानेंगे? दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा हो। दोनों पद अलग अलग कुछ भी नहीं है, लेकिन दोनों यदि आपस में मिल जाए तो किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा हो तो सोचिए वह बहुव्रीहि समास है। मतलब इसका कोई और अर्थ हो, दोनों शब्द मिल जाए और अर्थ कुछ और हो जाए तो उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। कैसे? और एक चीज, इसको यदि हम थोड़ा देर के लिए भूल भी जाते हैं तो ध्यान रखना, अक्सर देवी देवताओं के बारे में बहुव्रीहि समास का प्रयोग होता है। कैसे? 10 है आनंद जिसके, ये नहीं देखना है कि 10 है तो संख्यावाचक है। 10 है आनंद जिसके, इसका मतलब है कि किसके 10 आनंद थे? रावण के। तो 10 आनंद का मतलब यहां रावण हुआ। कहता है कि दोनों मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा हो, 10 आनंद मतलब रावण की ओर संकेत हो रहा है, तो सोचिए कि यह बहुव्रीहि समास है। पीला है जो अंबर जिसका, पीला है अंबर, अंबर मतलब वस्त्र। अंबर किसको कहते हैं? वस्त्र को। तो जिनका पहनावा, जिनका वस्त्र पीला होता हो वे कौन है? पीतांबर। पीतांबर का मतलब श्री कृष्ण, विष्णु भगवान। तो पीतांबर यहां किसी और की ओर संकेत किया जा रहा है, विष्णु की ओर या कृष्ण की ओर संकेत किया जा रहा है, तो क्या हो गया? ये बहुव्रीहि समास हुआ। नीला है कंठ जिसका, कंठ नीला है जिनका, तो भाई किनका नीला है? नीलकंठ। शाब्दिक अर्थ हुआ नीलकंठ, लेकिन विशेष अर्थ है महादेव, क्योंकि उनका कंठ नीला है। तो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, अतः यह बहुव्रीहि समास है। चक्र है पानी में जिसके, एक और शब्द है, चक्र है पानी में जिसके, इसका मतलब चक्र पानी। लेकिन यहां चक्र पानी किसी और के बारे में बताया जा रहा है। ध्यान रखना है, यह पानी का मतलब पानी नहीं। आप कबीरदास के दोहे सुने होंगे, कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। यदि आप इस पानी को जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप शादी का कार्ड पढ़े होंगे, लिखा रहता है पानी ग्रहण संस्कार। इस पानी का मतलब है हाथ। ठीक है, तो ये दो शब्द मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत किया जा रहा है, चक्र पानी की ओर संकेत किया जा रहा है, तो यह बहुव्रीहि समास है। अच्छा, वो बताने बोल गए कबीरदास की जो दोहे थे, कबीरदास की उल्टी वाणी, बरसे कंबल भीगे पानी। इसका मतलब क्या हुआ? कबीरदास जी उल्टी वाणी कह रहे हैं, उल्टी बातें कह रहे हैं? नहीं, उनकी बातें सीधी है, कहने का तरीका थोड़ा सा हटके है। बरसे कंबल, कंबल का मतलब ओस, शीत। कहां? तो पानी, हाथ में। तो हाथ में गिर रहे हैं, बरसे कंबल भीगे पानी। सुनने में लगता है कंबल कैसे बरसेगा, पानी कैसे भीगेगा, लेकिन यहां पानी का मतलब है हाथ, हथेली। ठीक है, अगला जो है अव्ययी भाव। अव्ययी तो जानते होंगे, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को यदि दो भाग बांट दें तो चार जो पहला आता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब समय के साथ, कारक के साथ, लिंग के साथ अपने आप को बदल लेता है हिंदी में।
लेकिन अगला जो 4 है, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, या कह सकते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, जो चीजें हैं वो कभी नहीं बदलता है, चाहे स्त्रीलिंग रहे या पुल्लिंग रहे, एक वचन रहे या बहुवचन रहे, तो वैसे को अव्यय कहा जाता है। तो कहता है कि वैसे शब्द जिसका पहला पद अव्यय हो। अव्यय कैसे जानेंगे हम, कैसे याद रखेंगे? अव्यय का मतलब है कि न होता उसका स्त्रीलिंग होता है, ना पुल्लिंग होता है, ना एक वचन होता है, ना बहुवचन होता है, ध्यान रखना है। तो यदि पहला पद अव्यय हो तो उसे हम कहेंगे अव्ययी भाव समास। आइए देखते हैं। यथाशक्ति, इसमें यथा क्या है? अव्यय है, शक्ति के अनुसार। प्रतिदिन, प्रति क्या है? अव्यय है। आजन्म, आ क्या है? अव्यय है। साथ ही साथ ये भी याद रखना है, यदि आपको अव्यय वाला मैटर समझ में नहीं आए, नहीं ठीक से क्लियर हो, तो ध्यान रखना पहला पद उपसर्ग होता है। उपसर्ग किसे कहते हैं? वह शब्दांश, शब्द नहीं, शब्द का छोटा सा अंश, वह शब्दांश जो किसी शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करे, उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो यहां उपसर्ग भी हो सकता है, ये उपसर्ग भी है, प्रति भी उपसर्ग है और यथा भी उपसर्ग है, और साथ ही साथ अव्यय भी है। दोनों में जो चीजें आपको समझ में आए, जो चीज याद रहे, ध्यान से उसे याद रख के आप इसे पकड़ सकते हैं। अगला है द्वंद्व समास। ये तो बहुत सिंपल है, जिसके दोनों पद प्रधान हो, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण पद हो, तो उसे द्वंद्व समास कहेंगे। साथ ही साथ इसके तोड़ने पर और आए, या आए, अथवा आए, एवं आए, ये कुछ शब्द है, तोड़ने पर ये सब चीजें आती हो तो ध्यान रखना है, बताओ द्वंद्व समास है। जैसे दाल और रोटी, तो और आया, पाप और पुण्य, तो ये सब क्या बताता है? तोड़ने पर ये शब्द आ रहा है तो ये द्वंद्व समास है। ये नहीं याद रहे कोई बात नहीं, आपको ये इतना याद रखना है कि दोनों ही पद प्रधान है, एक के बिना दूसरे का काम चलने वाला नहीं है, तो वह द्वंद्व समास है। पाप, पुण्य, दाल, रोटी, माता पिता, ये सारे शब्द ऐसे हैं। द्विगु समास, पहला पद संख्यावाचक हो और अंतिम पद समूह या समाहार का बोध कराए, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, नहीं, चौराहा, ये शब्द क्या है? द्विगु समास है, क्योंकि पहला पद संख्या बता रहा हो। क्या बता रहा है पहला पद? चौराहा में पहला पद 4 बता रहा है, त्रिभुज में 3 बता रहा है, तो जिसका पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम क्या कहेंगे? द्विगु समास कहेंगे। और अंतिम पद क्या होता है? समूह या समाहार का बोध करा रहा हो। अंतिम जो समास है न्यायी समास, ये तो नाम से ही स्पष्ट है, ये नेगेटिव बातें को बताता हो। न, ना और अन, ये 3 शब्द विग्रह करने पर आता हो तो सोचिए कि वह न्यायी समास है। जैसे नालायक, जो लायक नहीं है, अनाचार, जो आचरण के उपयुक्त नहीं है, और अन्याय, जो न्याय के अनुकूल नहीं है। तो दोनों ही तीनों शब्द क्या है? नेगेटिव फॉर्म में है, नकारात्मक शब्द है, तो नकारात्मक शब्द हमेशा न्यायी समास कहलाता है। तो इस तरीके से हम समास को याद रख सकते हैं, उसके ट्रिक को समझ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपको परिभाषा नहीं पूछा जाएगा, आपको क्या पूछा जाएगा कि इनमें से राजपुत्र, इनमें से कौन सा समास है? तो राजपुत्र कौन समास होगा? राजा का पुत्र, क्योंकि इसमें कारक की विभक्ति आ रही है, तो आप समझ जाएंगे तत्पुरुष है। यदि आपसे पूछा जाए नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, मतलब बलराम, जब इसका तीसरा अर्थ आ जा रहा है, नीला और अंबर के अलावा तीसरा अर्थ क्या आ रहा है? बलराम, तो सोचिए कि यह क्या है? बहुब्रीहि समास है। कभी कभी कंफ्यूजन कहां होती है? बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास में। नहीं, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में कंफ्यूजन होती है, क्योंकि नीला है कंठ जिसका, नीलकंठ मतलब महादेव, और यहां भी है नीलाकंठ, नीले रंग का कंठ विशेषण है। तो ऐसी सिचुएशन में एग्जाम के समय क्वेश्चन सेटिंग करने वाले क्वेश्चन सेटर जो होते हैं, पूरा इस बात का ध्यान रखते हैं, या यदि गलती से इस तरह का कोई वर्ड दे दे तो दोनों आंसर उपयुक्त माना जाता है, नहीं तो वे सीधे सीधे अलग कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। क्या कर देते हैं क्लियर? कि नीला है कंठ जिसका, ऐसे विग्रह करके आपको देंगे, तब कहेंगे कि इनमें से कौन सा समास है। यदि विग्रह करके दे दिया जाता है तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसका कोई और मीनिंग होगा, तो ये क्या हो जाएंगे? बहुब्रीहि। और सीधे सीधे यदि नीलकंठ शब्द दे दें
मान के चलिए कि नीलकंठ ही लिख दिया है तो वो एकदम आंख बंद करके कर्मधारय मारना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो विशेषण बता रहा है पहला पद। ठीक है, तो इस तरीके से हम समास को समझ सकते हैं। अगले दिन हम जब आएंगे तो संधि के शॉर्टकट टिक लेके आएंगे कि कैसे हम संधि को एक बार में समझ जाएं और परीक्षा के दृष्टिकोण से उसे आसानी से हल कर लें, कभी कोई भ्रम ना रहे। ठीक है, ऑल द बेस्ट। अगली बार नए चीजों को लेकर आप सबके बीच में फिर मैं प्रभाकर मिश्रा आऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।